अब करिए सो हो गया। हाँ, बस 1 मिनट जरा सा आपका चैट ले लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ें। हाँ चलिए फिर अब शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओके है ना? चलिए तो अब शुरुआत करते हैं। आज जो है 14 तारीख यानी 14 अप्रैल, और भारत ही नहीं विश्व के महान समाज सुधारक और संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर का आज जन्मदिन है। इस पर आज जो है आपके यूपीएससी और जीपीएससी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए, कोई पॉलिटिकल गप नहीं है यहाँ पर, आज जो है एक लेक्चर हम आपके लिए रखे हैं कि जिसको यदि आप पूरा देखते हैं तो आपको प्रीलिम्स में काफ़ी मदद मिलेगा अगर बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर कोई प्रश्न पूछा तो। मेघा चौहान कहते हैं नमस्ते सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। चावन सिंह कहते हैं नमस्ते सर, नमस्ते। ध्वनिल सोलंकी कहते हैं सर स्पेशल डिवाइसों के लिए वीडियो लाइए ना प्लीज़। ठीक है ध्वनिल जी, आपका ये इच्छा हम जरूर पूरा कर देंगे, अगले ही वीक कर देंगे। सृजेश प्रजापति कहते हैं नमस्ते सर, नमस्ते सृजेश। तो आज जो है डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के जन्मदिन पर एक विशेष व्याख्यान जो है रखा गया है। सौमिल भोगानी नमस्ते सर, नमस्कार सौमिल जी। सबसे पहले बाबा साहब के इस कोटेशन को हम कोट करते हुए आगे बढ़ेंगे कि बाबा साहब का कहना था कि मैं किसी भी समुदाय की प्रगति को उस समुदाय में होने वाले महिलाओं की प्रगति से ही मापता हूं। तो सौमिल भोगानी कहते हैं जीपीएससी के चेयरमैन कब आने वाले हैं? बस इस महीने में आ जाएंगे, चिंता नहीं करिए, और उसके बाद कामकाज चालू हो जाएगा। तो किसी भी समुदाय की प्रगति कितनी हुई है वो उस समुदाय में महिलाओं की प्रगति कितनी हुई है उसके आधार पर हम जो है जानते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अब आज बाबा साहब के बारे में कई ऐसे अनछुए पहलू भी जो आपको हो सकता है नहीं भी पता हो या मालूम हो। तो चलिए सबसे पहले एक विश्वास लर्निंग ऐप पर 3 नए कोर्स लॉन्च किए गए हैं, जिसमें एक अभी अल्पेश प्रजापति नमस्ते सर, नमस्ते। एक अभी होने जा रहा है और 2 हो गया है। उसका आपको इन्फॉर्मेशन दे दें कि यदि आप आईएएस प्रीलिम्स 2023 में देना चाहते हैं तो ये लगभग 550 घंटे की क्लास है। ये एक नया लॉन्च किया गया है ऑनलाइन क्लास, मास्टर ब्लास्टर कोर्स, जिसमें लिखा हो तो समझना है कि उसमें मैक्सिमम तोमर सर क्लास लेंगे। तो इसमें 7 जो टॉपिक है आईएएस का प्रीलिम्स का, उसमें लगभग 5 टॉपिक मैं ही पढ़ाऊंगा। लेकिन ये क्लास पूरे 1 साल चलेगा। ये आप आज न आज कहेंगे कि हम ज्वाइन करें और हमको सारे लेक्चर मिल जाएं, तो वो नहीं होगा। अभी इसमें संविधान का 2 चैप्टर हमने पढ़ाया है, लगभग 18 घंटे हमने लिए हैं 2 चैप्टर में, चूंकि ये आईएएस का है। एक जीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 2022 का, जो कि क्लास 1-2 डीवाईएसओ क्लास 3 और एसटीआई में काम आएगा, जीएस दोनों पेपर इसमें फुल लॉन्च किया गया है। ये 22,500 का कोर्स है और ये 25,000 का है। इसमें इतिहास, सांस्कृतिक वारसा, बंधारण, गणित, रीजनिंग,
अर्थव्यवस्था, भूगोल, विज्ञान, टेक्नोलॉजी और करंट अफेयर्स, ये 8 टॉपिक होंगे, जिसमें से रीजनिंग और इतिहास ये 2 अभी चल रहा है, और एक आज रात तक अपलोड हो जाएगा। ये कोर्स एकदम धमाकेदार कोर्स घर में रहने वाले लड़कों के लिए लॉन्च किया गया है। जीपीएससी मेंस स्पेशल कोर्स मुख्य परीक्षा के लिए है। क्लास 1 to DYSO, CO, STI जो भी देंगे उसके लिए, लेकिन इसमें निबंध और जीएस के तीनों पेपर कंप्लीट होंगे। ये लगभग 500 घंटे का लेक्चर होगा। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरे के पूरे हैं। इसमें निबंध 60 होंगे और इतिहास, कल्चर, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जाहिर बहबट, नीति शास्त्र, साइंस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर्स होंगे। तो चलिए दोस्तों, अब शुरुआत करते हैं। आज ये सब ज़्यादा नहीं, आज जो है बाबा साहब अम्बेडकर का एक स्टेटमेंट है, उस स्टेटमेंट से हम इसकी शुरुआत करते हैं कि उनका कहना है कि संविधान केवल वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का माध्यम है। संविधान वकीलों का दस्तावेज नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने का एक माध्यम है। तो चलिए इस स्टेटमेंट के बाद शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बाबा साहब अम्बेडकर के प्रारंभिक जीवन को जानें। आज हमारा उद्देश्य ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर से लगते हुए यूपीएससी और जीपीएससी में जो भी प्रश्न पूछे जाएं वो आप वहाँ सॉल्व कर सकें। तो सबसे पहले उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि 131वीं जयंती है उनकी। बोए कमलेश, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग कमलेश जी। इनका जो जन्म हुआ वो मध्य प्रदेश का महू जिला था, जिसका नाम बदल करके अब आधिकारिक रूप से डॉक्टर अंबेडकर नगर रख दिया गया है। अंबेडकर साहब के पिताजी रामजी मालोजी सकपाल थे, ये इनकी तस्वीर है, जो सीना सेना में सूबेदार थे, और इनकी माता भीमाबाई सकपाल थी। ये इनका एक परिचय आपको दिए। सेवानिवृत्ति के बाद इनका परिवार ये है महाराष्ट्र का रत्नागिरी। इतने एंगल से देखिएगा, क्योंकि आप यदि जीपीएससी ये कांस्टेबल के प्रश्न को देखिए तो रसिया यूक्रेन के युद्ध में सब यूक्रेन में फंस गया, और रसिया में क्वेश्चन क्या आ गया, यूक्रेन के पड़ोसी देश का नाम। तो ध्यान रखिएगा, ये है रत्नागिरी। अब रत्नागिरी के ये मराठी पृष्ठभूमि से आते थे। जब इनके पिता का रिटायरमेंट हो गया 1894 में, तो ये अपने परिवार के साथ सतारा आ गए। इनके पिताजी सतारा में ही एक स्कूल में इनका नामांकन करवाए, जहां इनका नाम भीमराव अंबाडाकर लिखवाया गया। लेकिन आगे चल करके उनके एक मराठी ब्राह्मण शिक्षक थे, कृष्णा जी केशव, उन्होंने इनका नाम अंबेडकर कर दिया। ये इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में हमने आपको बताया। आज पूरी तरह से मेरा उद्देश्य है कि जीपीएससी में जो भीमराव अंबेडकर नो प्रदान करके जो चैप्टर है, आप उसको पूरी तरह से समझ सकें, उस एंगल से आज हमने इसको तैयार किया है। तो हो सकता है कि बोझिल लगे आपको, इंटरेस्टिंग नहीं लगे, लेकिन परीक्षा में पास करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा। तो आज इन्फॉर्मेशन है बाकी चीज़ों के अलावा। तो अब देखिए इनकी शिक्षा। 1897 में इनका परिवार बम्बई पहुंच गया, जहां पर क्या देख रहे हैं, ये बम्बई के एलिफिस्टन हाई स्कूल में इनका नामांकन कराया गया, और ये अपने जाति के पहले व्यक्ति थे
जो हाई स्कूल पहुंचे थे। 1906 में इनका विवाह रमाबाई के साथ हुआ। ग्रिंजाले मेहुल, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। इस समय रमाबाई जी का उम्र जो है 9 वर्ष का था और बाबा साहब का उम्र आप 1906 गिन लीजिए और आप यहाँ देख चुके हैं 1891, तो 9 और 6 15 साल का उम्र जो है बाबा साहब अम्बेडकर का उस समय हो रहा था। अल्पेश प्रजापति कहते हैं कि जो अम्बेडकर साहब को पढ़ लिया उनका नसीब खुल जाएगा। बिल्कुल अल्पेश, मेरे पास बाबा साहब ने जो लिखा है, बाबा साहब एक संपूर्ण वाङ्मय जो 44 वॉल्यूम में है वो भी मैं पढ़ा हूँ और इसीलिए आप लोग क्लास में हमारे बिहेवियर में फ़र्क देखते हैं क्योंकि हमने पूरी तरह से बाबा साहब को अपने स्टूडेंट लाइफ में भी बहुत डिटेल्स पढ़ा है। अभी आगे आने दीजिए ना, कहानी वगैरह देखिएगा, आपको बताएंगे उन किताबों से। दर्शन मिस्त्री कहते हैं वेरी गुड इवनिंग सर, एकदम वेरी गुड इवनिंग दर्शन। अब आगे बढ़े हम लोग। 1907 ईस्वी में वे बॉम्बे के इस एलिफिस्टन स्कूल से जो है क्या कहते हैं 10वीं पास करने के बाद बॉम्बे विश्वविद्यालय के एलिफिस्टन कॉलेज में, पहले वो एलिफिस्टन स्कूल में थे, फिर वो एलिफिस्टन कॉलेज में एडमिशन लिए और 1912 तक वो बॉम्बे विश्वविद्यालय से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस से बीए माने डिग्री जो है प्राप्त कर लिए थे। अब देखिए, डिग्री प्राप्त करने के बाद ये हायर स्टडीज के लिए कोलंबिया जाना चाहते थे। तो कोलंबिया विश्वविद्यालय में इनका कैसे अध्ययन हुआ? तो 1913 में ये बड़ोदरा के सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड हैं, वो मेधावी छात्रों को वहाँ पढ़ने के लिए हर एक साल छात्रवृत्ति देते थे। तो सयाजीराव गायकवाड़ के छात्रवृत्ति को प्राप्त करके बाबा साहब अम्बेडकर कोलंबिया विश्वविद्यालय जो कि न्यूयॉर्क में है वहाँ अध्ययन करने चले गए। वहाँ इनका एक पारसी मित्र ये है, उसका नाम है नवल मथेना। उसके साथ वो लिविंगस्टोन हॉल मतलब हॉस्टल समझ लीजिए जहाँ की वो उनके साथ रहे थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय से जब वे अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, इतिहास, दर्शन शास्त्र और मानव विज्ञान से एमए कर लिए। आप जरा सोचिए इनके विलक्षण प्रतिभा को कि आदमी एक विषय में एमए नहीं कर पाता है और बाबा साहब 1, 2, 3, 4, 5 विषय में एमए किए थे। तो ये इकोनॉमिक्स, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, फिलॉसफी और एंथ्रोपोलॉजी से एमए किए थे। उस समय एमए के दौरान कुछ थेसिस लिखना पड़ता था, तो उन्होंने एक थेसिस लिखा, प्राचीन भारतीय वाणिज्य नामक एक थेसिस लिखा है। आस्था जोशी कहती हैं, नहीं 401 आस्था जोशी कहती हैं कि गुड इवनिंग सर जी। बिल्कुल गुड इवनिंग। आज जो है आस्था यही तैयार करने में, लिखने में समय नहीं लगता है, पीपीटी बनाने में व्यस्त थे, इसीलिए हम आपका कोई भी जो है मैसेज का जवाब नहीं दे पाए, तो सॉरी इसके लिए, लेकिन क्लास के बाद हम आपसे बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। वे जॉन डेवी ये जो हैं और उन्होंने जो लोकतंत्र पर काम किया था अमेरिका में, उससे काफ़ी प्रभावित थे। ध्यान रखिएगा, 1 लाइन टू लाइन आपको परीक्षा में दिखाई देगा कि ये पढ़ने से आपको क्या बेनिफिट हुआ। 1916 में उन्होंने एक दूसरा थेसिस लिखा जिसका नाम था नेशनल डिविडेंड ऑफ इंडिया, ए हिस्टोरिक एंड एनालिटिकल स्टडी। नेशनल डिविडेंड जो विभाजन है राष्ट्रीय, दलित वर्ग, शूद्र वर्ग और उच्च वर्गों के बीच में, उसके ऊपर उन्होंने एक स्टडी किया था।
9 मई 1916 को एंथ्रोपोलॉजिस्ट अलेक्जेंडर गोल्डन वाइजर का एक सेमिनार था। उस सेमिनार के पहले उन्होंने कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट नामक एक पेपर प्रस्तुत किया, जिसको काफ़ी सराहा गया था। 27 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय में इकोनॉमिक्स से पीएचडी किए हैं। ये जो किताब है इनकी, उसका ये एक पहला पेज आपके सामने रखे हैं, कास्ट इन इंडिया देयर मैकेनिज्म जेनेसिस एंड डेवलपमेंट बाय भीमराव अंबेडकर। अब ब्रैकेट में देखिए लिखा है एमए। तो जब वो एमए में थे तब इस किताब को उन्होंने थेसिस को लिखा था। अब वहां से ये लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आ गए। तो सबसे पहले वो लंदन के ग्रे इन में, ये एक संस्थान का नाम है लॉ का, ध्यान रखिएगा, वहाँ बार कोर्स में ये एडमिशन लिए। मतलब ये लॉ पढ़ना चाहते थे, तो इसलिए वो वहाँ के बार कोर्स में एडमिशन लिए। इसी समय इन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में भी साथ साथ एडमिशन लिया, और वहाँ इन्होंने द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, हिस्ट्री ऑफ इंडियन करेंसी एंड बैंकिंग पर इन्होंने एक बेहतरीन थेसिस लिखा। इस थेसिस को काफ़ी सराहा गया था, द प्रॉब्लम्स ऑफ द रूपीज को। अब देखिए, पीएचडी तो ये इकोनॉमिक्स से पहले ही कर चुके थे, तो 1923 में इनको अर्थशास्त्र में डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री प्रदान की गई, और ये डीएससी की उपाधि धारण करके वहां से आए। ये बाबा साहब के प्रारंभिक जीवन और शिक्षा से रिलेटेड आपने पढ़ा या सुना। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि अस्पृश्यता के विरोध में उन्होंने कौन कौन सा आंदोलन चलाया। आज मैं पूरी तरह से चाहता तो एक मसालेदार कोई ऐसा तैयार करके लाता जो आपको अट्रैक्टिव लगता है, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, बाबा साहब अम्बेडकर के सिलेबस में इसको रखने के बावजूद लोग डिटेल्स नहीं पढ़ते हैं। तो आज उनके जन्मदिन पर क्यों ना मैं एक लेक्चर के रूप में ही लेकर के आऊं। शिक्षक और क्या लेकर आ सकता है। तो आज इसलिए हम सिलेबस को ध्यान में रख करके तैयार किए हैं और आपके लिए जो है ये लेकर आए हैं। संजय कुमार, प्रणाम सर। प्रणाम संजय जी। अब देखिए, उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का गठन किया। प्रश्न यही सब आता है परीक्षा में। ये देखिए, ये सभा है 20 जुलाई 1924 में बाबा साहब अम्बेडकर ने बॉम्बे में एक बहिष्कृत हितकारिणी सभा का आयोजन किया। आस्था लिखते हैं कि सर, लोग बाबा साहेब को सिर्फ आरक्षण के लिए जानते हैं, लेकिन आपका लेक्चर देखने के बाद लोगों का ये वहम दूर होगा। बिल्कुल, मैं हमेशा कहता हूँ कि बाबा साहब को मल्टी डायमेंशन में आपको समझना होगा। किसी भी एक डायमेंशन में अगर आप बाबा साहब को ढाल देते हैं तो आप यही समझिएगा कि आप उनके साथ नहीं, अपने साथ अन्याय कर रहे हैं, कि आप उनको समझ ही नहीं पा रहे हैं। तो इसीलिए बाबा साहब को मल्टी डायमेंशन में आपको ढालने के बाद पता चलेगा। अब ये जो बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना किए, उसका संगठन क्या था? वाक्य शिक्षित संगठित आंदोलन। मतलब पढ़ाई करिए, संगठित होइए और अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करिए। अल्पेश लिखते हैं, मैं भी बॉम्बे से जॉब छोड़ के आपके पास पढ़ने आया था सर। बिल्कुल अल्पेश, मुझे मालूम है। और मेहरदीप सिंह राणा कहते हैं, गुड इवनिंग सर। बहुत बढ़िया लगा हमको आज कि मिहिर भी जो है आज मेरे क्लास में है। बहुत बढ़िया। इसी तरह एकदम ध्यान लगाइए पढ़ाई पे मिहिर, बहुत अच्छा लगा हमको।
अब आइए, इस सभा का उद्देश्य क्या था? बहिष्कृत हितकारिणी सभा की जो स्थापना की गई तो उसका उद्देश्य क्या था? तो छात्रावास खोलकर शोषित वर्ग के बीच शिक्षा के प्रसार को बढ़ावा देना। सागर बानिया, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सागर। आज तो हम बहुत खुश हो रहे हैं भाई, मेरे सारे एकदम पुराने विद्यार्थी, प्राचीन काल के, मध्यकालीन भारत के, ठीक ना, पूर्व और मध्यकाल के, सब आ रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है। पार्थ कपाड़िया, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग पार्थ जी। तो अब जरा देखिए, छात्रावास खोलकर आप समझिएगा, एक बार मैं भी मैंने ये चीज के लिए निरुत्तर हो गया था, मेरे पास से उत्तर नहीं था। आज से 10 साल पहले की बात है, हमने एक एडवर्टीजमेंट दिया था पूरे गुजरात में कि मेरे क्लास में जो एकदम गरीब से गरीब 10 SC बच्चा जो होगा पूरे गुजरात से, मैं कहानी बता रहा हूं आपको, उसे मैं फ्री पढ़ाऊंगा। मेरे क्लास का पूरा फीस उसको मैं माफ कर दूंगा। इस लाइन पर मैं आपको बता रहा हूं। स्तुति बोरा, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। लेकिन जानते हैं, मेरे पास एक पोस्ट कार्ड आया था गोधरा से, और आज भी जब ये लाइन मेरे पास आया है तो मैं विचलित हो गया था उस दिन, क्योंकि मेरे अंदर उतनी सामर्थ्य नहीं थी उस वक्त कि मैं उनको और फैसिलिटी दे सकूं। उस बच्चे ने लिखा कि सर जी, आप क्लास मुझे फ्री कर दिए हो, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सर जी, यदि मैं आपके पास अहमदाबाद में रहने के लिए आऊं तो मुझे उस वक्त 4-5 हज़ार खर्चा था, एक साल में 60,000 रुपया तो रहने में लग जाएंगे। तो मैं एक गरीब बच्चा 60,000 रुपया कहाँ से मैं उठा पाऊंगा? मुझे बार बार यही लगा कि काश मैं 10 बच्चे के जगह पे 2 का ऐड दिया होता और उसका रहना भी उठा लिया होता तो वो ज़्यादा अच्छा होता। तो ध्यान रखना है इस घटना से कि शोषित वर्ग, जो डिप्राइव क्लास है, आप हो जो है, या डिप्रेस क्लास है, आप उनको अहमदाबाद बुला करके कहेंगे कि यहाँ मैं आरक्षण दे रहा हूँ, आप MA कर लो, लेकिन वो रहेगा कैसे? उसके लिए आपको छात्रावास उनके लिए अलग से खोलना पड़ेगा। अल्पेश प्रजापति कहते हैं, सही कहा सर आपने। बिल्कुल, मैं उस दिन एकदम विचलित हो गया था कि ये हम रॉबिन हुड बनने जा रहे थे। ये बच्चा देखो लज्जित कर दिया हमको। सही तो कह रहा है कि आप फीस माफ कर देंगे सर, लेकिन मैं अहमदाबाद आकर के कैसे पढ़ूंगा? तो डिप्रेस वर्ग में संस्कृति के प्रसार को बढ़ावा देना, कल्चर अपना कभी नहीं भूलना चाहिए। औद्योगिक और कृषि विश्वविद्यालय प्रारंभ करके दलित वर्गों की स्थिति को सुधारना, दलित वर्ग की शिकायतों का प्रतिनिधित्व करना, ये बहिष्कृत हितकारिणी सभा का उद्देश्य था। इसके अध्यक्ष चिमन लाल हरिलाल सीतलवाड़ थे और प्रबंध समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। इतना जानकारी ही लोगों को नहीं रहता है और वो भले एग्जाम देने चला जाता है। गांधी जी भी एक महान शख्स थे, लेकिन हम जितना उनके बारे में अध्ययन करके जाते हैं, क्या होता है, इनका चैप्टर आते आते 5 लाइन में समेट के चले जाते हैं। लेकिन आज मैं यही चाह रहा हूं कि नहीं, आप इनको भी उतना ही डिटेल्स पढ़िए। चलिए अब आगे देखें। एक जो है इनका अस्पृश्यता के विरोध का बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जो इतना काम जो है दलित वर्ग के लिए करेगा। अब आइए महाड़ सत्याग्रह। चिराग परवार, जय, गुड इवनिंग सर। जय भीम। गुड इवनिंग। जय भीम आपको भी। महाड़ सत्याग्रह जरा हम लोग देखें। दरअसल महाड़ सत्याग्रह को चवदार तालाब सत्याग्रह भी कहते हैं। महाड़ जो है, आप अपने परीक्षा के हिसाब से याद करिएगा, महाड़ जो है वो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला में स्थित है।
यही सब हम नहीं पढ़ के जाते हैं, परीक्षा में क्वेश्चन आ गया। तो आज हम परीक्षा के हिसाब से तैयार किए हैं। 20 मार्च 1927 को बाबा साहब के नेतृत्व में दलितों को सार्वजनिक चबदार तालाब से पानी पीने और इस्तेमाल करने के अधिकार के लिए उन्होंने सत्याग्रह किया था। और आप यदि ये फोटो देखिए तो उस तालाब से बाबा साहब ऐसे पानी उठा करके पिए हैं, और यही है ये महाड़ आंदोलन। अल्पेश कहते हैं मैं भी आपके पास स्कॉलरशिप से पढ़ने आया था, पर एक बात आपको कभी नहीं बताई कि मेरी भी समस्या यही थी रहने की, पर मैं आपके कोचिंग से छुट्टी के बाद पार्ट टाइम जॉब में चला जाता था 4 बजे से 8 बजे तक। अल्पेश, आप भले हमको नहीं बताए थे, लेकिन हमें मालूम था कि आप कितना स्ट्रगल करके तैयारी करने आए थे, ये हम जानते थे। और आप कितना स्ट्रगल किए हैं अपने तैयारी के दौरान, वो भी हमें आपका फेस, चेहरा बतलाता था। तो आप याद करिए अल्पेश, और आप अपना प्रतिभाव भी यहाँ लिखिएगा। अगर हम गलत बोल रहे हों तो कहिएगा कि मैं, हो सकता है किसी विद्यार्थी का कोई कॉल मिस कर दूं, लेकिन जरा बताइएगा कि आप अगर हमें, और आप हमें पर डे कॉल करते हैं, हम और आप रोज बात करते हैं, अगर आपका कोई कॉल हम छोड़े हों तो बताइएगा। आधा घंटा बाद हम कॉल बैक किए होंगे आपको, लेकिन अगर कभी हम छोड़े हों तो आप जो है जरूर यहाँ ये प्रतिभाव लिखिए कि नहीं तोमर सर हमको इग्नोर किए हों किसी दिन, जबकि आप और हम डेली एक बार तो जरूर बात करते हैं। डेली की बात है हमारे और आपके बीच। चलिए अब आगे देखते हैं। 20 मार्च को भारत में सामाजिक सशक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि 20 मार्च को महाड़ सत्याग्रह चबदार तालाब में जाकर के ये पानी पी करके और उसको जो है सामाजिक समरसता लाने का प्रयास किया है। तो 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति का विरोध करते हुए उनकी प्रतियां जलाई गई। अब आइए इनका अगला आंदोलन देखते हैं, कालाराम मंदिर आंदोलन। आपसे यही पूछेगा, आप सब कुछ पढ़ के जाएंगे और परीक्षा में पूछ देगा कि कालाराम मंदिर कहाँ है, बस आप हो जाएंगे रसिया यूक्रेन वाला युद्ध। तो ध्यान रखिएगा, कालाराम मंदिर महाराष्ट्र के नासिक नगर के पंचवटी क्षेत्र में है। अल्पेश प्रजापति कहते हैं कि सही कहा सर आपने, पहले मैं वहाँ था तो समस्या की वजह से और डर की वजह से आपसे बात करने से डर लगता था, पर अब आपके पास पढ़ने से सारा डर खत्म हो गया है। ऋषभ पटेल नमस्ते गुरुजी। नमस्कार ऋषभ। चलिए अब आगे देखते हैं। कालाराम मंदिर इसलिए है कि उस मंदिर में राम भगवान की जो मूर्ति है वो काले रंग की है, तो उनको कहा गया कालाराम मंदिर। तो यह मंदिर राष्ट्रकूट काल का है। देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा। आज हम पहले ही कहें आपको कि इंटरटेन करने आपको नहीं आए हैं, आपको जीपीएससी और आईएएस में बाबा साहब के प्रश्न को जो है आप गलत नहीं करिए, जिसका 1788 में रंगाराव ओढेकर नामक व्यक्ति ने पुनर्निर्माण करवाया था। 2 मार्च 1930 को बीके गायकवाड़ और बाबा साहब अंबेडकर, ध्यान रखिएगा ये 2 लोगों ने इस सत्याग्रह को नेतृत्व किया था, इस मंदिर में प्रवेश के लिए आंदोलन चलाया। अब आइए बाबा साहब अंबेडकर के अब अगले पहलू को देखें, उनके राजनीतिक कैरियर को, कि उनका राजनीतिक कैरियर कैसा रहा। तो सबसे पहले भारत सरकार अधिनियम 1919 को तैयार करने के लिए साउथ बैरो कमेटी, ये हैं, ये नहीं, ये साउथ बैरो कमेटी का गठन किया गया था। ध्यान रखिएगा, यही प्रश्न अगर आ जाए कि 1919 का एक्ट किस कमेटी के रिकमेंडेशन पे आया था, तो आज आप पहली बार ये सुने कि साउथ बैरो कमेटी के रिकमेंडेशन पर उनके समक्ष ये पेश हुए थे।
और वहां इन्होंने अस्पृश्य और अन्य धार्मिक संप्रदायों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल और आरक्षण की मांग किए थे। शायद 1919 का एक्ट जो आप देख रहे हैं कि उसके कारण ही ये सब जो है अंग्रेजों ने उस एक्ट में शामिल किया था। कोल्हापुर के साहू फोर की सहायता से वो एक अखबार निकालते थे साप्ताहिक, जिसका नाम था मूक नायक। अब जरा सोचिएगा कि अगर आपको प्रश्न आ जाए कि मूक नायक साप्ताहिक पत्र के संपादक कौन थे, तो बाबा साहब अंबेडकर किसके सहयोग से निकालते थे? तो साहू चार, कोल्हापुर के साहू चार के सहयोग से निकालते थे। अब आइए 1925 में जो साइमन कमीशन आया, उसके साथ काम करने के लिए बाबा साहेब को बंबई प्रेसिडेंसी कमेटी में नियुक्त किया गया था। ये इनका राजनीतिक कैरियर था। 1926 से 37 तक ये बॉम्बे विधान परिषद के सदस्य रहे थे। 1919 का एक्ट याद करिएगा, 6 राज्यों में द्विसदनात्मक व्यवस्था थी प्रांतों में, उसमें एक बंबई भी था। तो वहां ये विधान परिषद में चुने गए थे, विधानसभा में अभी नहीं चुने गए थे। 1937 से 42 तक ये बॉम्बे विधानसभा के सदस्य रहे। 22 जुलाई 1942 से 20 अक्टूबर 1946 तक ये वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में लेबर मिनिस्टर के रूप में काम किए। ये सब मालूम ही नहीं रहता है लोगों को, और परीक्षा देने हम चले जाते हैं। 1946-47 तक ये बंगाल प्रांत से संविधान सभा के सदस्य रहे, लेकिन भारत विभाजन के बाद जब बंगाल का विभाजन हो गया तो ये 47 से 50 तक बॉम्बे प्रांत से संविधान सभा के सदस्य थे। अल्पेश कहते हैं, मैं वहाँ पढ़ाई करता था, तब मेरा डर यह बहुत ज़्यादा था कि सब मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। MBBS ऐसी डिग्री वाले इन सब के साथ मैं बैठता था क्लास में, और लगता था कि मैं कैसे पास करूँगा। अब डर दूर हो गया है। बिल्कुल, क्या कहते हैं, भले न ये कोटेशन ड्यू का है, लेकिन डर के आगे जीत है। जो डर को पार कर गया वो जीत गया, बस यही समझना है। अब आइए 29 अगस्त 1947 से 24 जनवरी 1950 तक ये ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन रहे। 15 अगस्त 1947 से 6 अक्टूबर 1951 तक ये पहले कानून और न्याय मंत्री के पद पे रहे। 3 अप्रैल 1952 से 6 दिसंबर 1956 तक ये बम्बई से राज्यसभा के सदस्य रहे, और 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई। ये जो है बाबा साहब का एक राजनीतिक कैरियर हम लोग देखें। 1990 में ये राजनीतिक कैरियर का ही भाग है। मरणोपरांत इनको जो है भारत रत्न दिया गया था। अब कुछ अदर फैक्ट्स जो बाबा साहब के बारे में आपको मालूम होना चाहिए। 15 अगस्त 1936 को इन्होंने एक इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की स्थापना की, यानी इनके दल का नाम था इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जो इन्होंने पहला पार्टी बनाया। 1942 में इन्होंने शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन नामक एक पार्टी की स्थापना की। 1930 में इन्होंने डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन की स्थापना की। देखिए, ये डिप्रेस्ड क्लास है और वो शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन है। इन्होंने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के स्थापना की घोषणा की थी, लेकिन पार्टी की स्थापना के पहले इनकी मृत्यु हो गई। 24 सितंबर 1932 को पूना के यरवदा जेल में गांधी जी के साथ इनका पूना पैक्ट हुआ। ये तस्वीर है। अगस्त 32 में ब्रिटिश सरकार ने दलितों को अधिकार दिया था वोट का। अंग्रेजों के इस फैसले के खिलाफ गांधी जी आमरण अनशन पर बैठे थे, और 24 सितंबर 1932 को पुणे के यरवदा जेल में इनके बीच हुआ। यहाँ पर एक बड़ा ही मार्मिक कहानी है।
बाबा साहब कोट पहनते हुए जा रहे थे सुबह सुबह, और इतने में तेज बहादुर सप्रू और ये सब कांग्रेस के लीडर इनके घर के सामने आए और इनसे पूछे कि कहाँ जा रहे हैं। तो वो नेता के रूप में बाबा साहब कहते हैं कि हम तो कोर्ट जा रहे हैं केस लड़ने के लिए। तो कांग्रेस का एक नेता इनको कहता है कि आपको शर्म नहीं आती है, गांधी जी वहाँ भूख अनशन पे हैं, आमरण अनशन पे, और आप जो है केस लड़ने पैसा कमाने जा रहे हैं। ये इतना अच्छा जवाब दिए थे कि आप भी उसको सुन के भावुक हो जाएंगे। बाबा साहब ने कहा नहीं, मुझे शर्म नहीं आती, क्योंकि गांधी दीवान के बेटे हैं। अगर वो आमरण अनशन पे हैं तो भी उनकी पत्नी घर में खाना बना के खा रही होंगी। मैं एक दलित का बेटा हूँ, यदि मैं आज कोर्ट नहीं जाऊंगा तो शाम को मेरी पत्नी क्या खाना बनाएगी, ये हमें सोचना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद वो फिर गांधी जी के पास गए थे पूना पैक्ट के लिए। अब आइए आगे देखें। 15 अप्रैल 1948 को उन्होंने शारदा कबीर नामक महिला से दूसरा विवाह किया और उनका नाम सविता अंबेडकर कहा गया, और उनको सम्मान में लोग माई कह के बुलाते हैं। ये जो है आपको ध्यान रखना है। 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। यहां पर भी एक बड़ा ही मार्मिक कहानी है, आप अगर ये सुनेंगे तो सही में हिल जाएंगे। बाबा साहब एक केस का तैयारी घर में कर रहे थे और गणपति विसर्जन का समय था। तो उनकी पत्नी पहली रमाबाई जो थी, वो जब भी एक गणेश भगवान का कोई जुलूस आता था तो दरवाज़ा खोल के देखती थी और फिर दरवाज़ा बंद कर लेती थी। तो बाबा साहब कहते हैं कि या तो बाहर चली जाओ देखने के लिए, हम केस का रीडिंग कर रहे हैं, हम डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो उनकी पत्नी कही कि कैसे हम बाहर चले जाएं, हम दलित हैं, हमको भगवान को छूने की इजाज़त नहीं है। वहीं पर बाबा साहब ऐलान किए कि उस धर्म में हम रहकर क्या करेंगे जहां हमको भगवान को छूने की इजाज़त नहीं। तो जब ये ऐलान किए तो गांधी जी का स्टेटमेंट था अंबेडकर साहब के लिए कि हिंदू धर्म एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, कहाँ जा रहे हैं आप? तो बाबा साहब जवाब दिए थे कि यह वह मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है जिसमें ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ी नहीं है। जिस व्यक्ति का जन्म जिस फ्लोर पे हो जाता है, यानी अगर वो ब्राह्मण में जन्म ले लिया तो ब्राह्मण ही रहेगा, अगर वो वैश्य में जन्म ले लिया तो वैश्य ही रहेगा, ऊपर चढ़ने के लिए नहीं। और वो बेहतरीन कहे थे कि एक जानवर भी यदि बाड़ा तोड़ करके कोई भागता है तो लोग बाड़े को नहीं देखता है, उसमें कुछ कमियां होंगी इसलिए जानवर निकला। यानी आप अपने धर्म को नहीं देख रहे हैं कि उसमें कुछ कमियां होंगी। हमारा धर्म ऐसे बहुत विशाल है, सनातन धर्म, लेकिन उसमें अगर कुछ कमियां आ गई हैं तो उसमें रिफॉर्म करेंगे। और उसके बाद वो जवाब दिए थे, अनिला बारैया लिखते हैं गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। तो उसके बाद कहते हैं बाबा साहब कि मैं चाहता तो मकान बदल सकता था। वो सिख धर्म को भी अपनाने के लिए एक बार वहाँ गए थे बात करने, लेकिन उनको लगा कि वहाँ इक्वलिटी नहीं है। तो वो यही कहे कि मैं, जीनल पटेल कहते हैं गुड इवनिंग सर जी, गुड इवनिंग। तो कहे कि मैं मकान बदल सकता था, यानी हिंदू धर्म से दूसरा धर्म स्वीकार कर सकता था, लेकिन मैं केवल मकान में कमरा बदल रहा हूँ। यानी उनके हिसाब से बौद्ध धर्म भी हिंदू धर्म का ही एक रिफॉर्म करने वाला एक संप्रदाय है। तो क्या देख रहे हैं आप? तो 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। अब बाबा साहब के कुछ अनमोल विचार जो उन्होंने कहे हैं, वैसे तो इतना सारा है कि खाली विचार को पढ़ा जाए तो 2 घंटे चले जाएंगे,
तो मैं आपको अनमोल विचार बता रहा हूं। बाबा साहब ने 3 मंत्र दिया था, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। उनका कहना था दलितों के लिए कि अगर तुम असंगठित हो जाओगे तो तुम अपनी बात कभी भी या अपने अधिकारों के लिए कभी भी संघर्ष नहीं कर पाओगे। अगर तुम शिक्षित ही नहीं रहोगे तो तुमको पता ही नहीं चलेगा कि मेरा अधिकार क्या है। तो इसीलिए उन्होंने कहा था शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। वो सभी समाज के लिए कहे हैं अगला कि वो इतिहास नहीं बना सकते जो इतिहास भूल जाते हैं। यानी अगर आपको अपने इतिहास की जानकारी नहीं है तो आप इतिहास नहीं बना सकते। धर्म पर भी बाबा साहब का एक बेहतरीन कहानी है। उन्होंने कहा है धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए है। रिलीजन ह्यूमन के लिए ही बनाया गया है ना, कि ह्यूमन रिलीजन के लिए बनाया गया है। आज हम क्या किए हैं, इंसान को रिलीजन के लिए बना दिए हैं। वो कहते हैं कि बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अल्पेश प्रजापति कहते हैं आज भी बाबा साहब के विरोधी हैं, पर मेरे एक दोस्त ने अच्छे से समझा दिया उनको कि आज तुम गाली दे रहे हो वो अंबेडकर साहब की वजह से ही दे पा रहे हो। बिल्कुल, इसीलिए तो इनको आज जो है पूरा दुनिया याद कर रहा है, भारत नहीं पूरा दुनिया। तो क्या देख रहे हैं, कहते हैं बुद्धि का विकास मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। आप अगर इंसान हैं तो आपका अंतिम लक्ष्य हो कि मेरा दिमाग डेवलप हो। याद करिए जो मैं क्लास में आपको बार बार कहता हूं कि दिमाग से एडवांस होइए। अगर आप लॉजिक नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप समाज में अगर कुछ हो सकता है, समाज कुछ गलत नहीं बनाता है, लेकिन अगर समाज में कुछ कुरीतियां हैं और अगर आप उसको तोड़ नहीं पा रहे हैं तो आप इंसान किस बात के हैं। तो ये जो है आप ध्यान रखिएगा। बाबा साहब ने कहा है कि कानून एवं व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर राजनीति के शरीर की दवा है, मेडिसिन है। यानी अगर कानून और व्यवस्था नहीं ठीक है तो पॉलिटिक्स किसी काम का नहीं है। आप अपनी बात रखिए, हिंसा पे क्यों उतारू हो रहे हैं। तथा जब शरीर बीमार हो जाए तो दवाई को अपना काम करना चाहिए। मतलब यदि देश का राजनीति बीमार हो जाए तो फिर लॉ एंड ऑर्डर को अपना काम करना चाहिए। क्या कहे हैं बाबा साहब, जीवन लंबा होने के बजाय महान होना चाहिए। याद करिए टीपू सुल्तान भी कहा था कि भेड़ की तरह लंबा जीने से अच्छा है शेर की तरह एक दिन जीना। तो आप जो है जीवन अपना महान बनाइए। और अंतिम लाइन जानने के बाद आप कह देंगे कि तोमर सर अपने इस पड़ाव में क्यों राजनीति को ज्वाइन किए, क्यों तोमर सर पॉलिटिक्स में गए। कि कहते हैं राजनीति में हिस्सा न लेने का सबसे बड़ा दंड यह है कि अयोग्य व्यक्ति आपके ऊपर शासन करने लगता है। आखिर क्यों तोमर सर अचानक जो है किसी एक पार्टी या किसी एक व्यक्ति के विरुद्ध हो गए, उसके पीछे रीजन यही है कि हम यहाँ पे राजनीतिक गप करने नहीं आए हैं। मेघा चौहान ट्रू कहते हैं, लेकिन आपको बता रहे हैं कि आप जरा कल की घटना को देखिए, विचलित हो जाते हैं। ये बात यदि कहें तो राजनीतिक लगेगा कि एक राज्य का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पंजाब के ऑफिसर को बुला करके मीटिंग लेता है विदाउट उस राज्य के मुख्यमंत्री के होते हुए। आप जरा बताइए कि ये अयोग्य आदमी शासन करने लगा कि नहीं, अगर इस बात को देखा जाए तो राजनीति में इसलिए आप प्रवेश करिए कि नहीं तो ये आपको दंड के रूप में मिलेगा कि एक अयोग्य व्यक्ति आप पर शासन करने लगेगा और उसके बाद आप सिवाय पीड़ा के कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तोमर सर खुलकर राजनीति में आए हैं और अपनी बात को उतना ही मजबूती के साथ रखते हैं। किसी लाग भय के डर के
वो अपनी बात रखते हैं, क्योंकि आप जब इस चीज़ को देखेंगे तो आपको दिखाया कुछ और जाएगा, लेकिन उसकी सच्चाई कुछ और होती है। तो बाबा साहब के इस स्टेटमेंट को जरूर याद रखिएगा। और जाते जाते मैं यही कहूँगा कि आप देख लीजिए कि बाबा साहब अंबेडकर के तस्वीर को तो लगा लिए, लेकिन क्या उनके इन सिद्धांतों को गले लगाए हैं? बाबा साहब ने जो कहा, क्या उन चीज़ों को हम अपने जीवन में उतारे हैं? यही मेरा राजनीतिक दलों से प्रश्न होता है। तो आस्था जोशी कहते हैं गोल्डन वर्ड्स ऑफ बाबा साहेब, बिल्कुल। तो यही आज एक बाबा साहब पर आपको व्याख्यान रहा। ये पूरा बढ़िया से जीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़िएगा। लास्ट में थोड़े हमने राजनीतिक बात किया, लेकिन हम इसको राजनीतिक नहीं होने दिए, उस पर करेंगे कभी और बातचीत। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।